ओके। सो वेलकम बैक गाइस। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारे इस सेशन में एक और नए कैंडिडेट जुड़े हैं जो हाल ही अपनी CHSL को क्वालिफाई किए हैं। तो आज इनके साथ मिलकर इनके एक्सपीरियंस को इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि मतलब कैसे ये एग्जाम को क्रैक किए, और ये अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे। और आई थिंक इस स्ट्रेटजी के साथ आप भी क्रैक कर सको और आपको शायद कुछ हेल्प मिल सके। तो आइए आज जानते हैं इनके साथ मिलकर कुछ न्यू चीजें। तो वेलकम बैक आनंद एंड जी वंस। हाँ जी। और मैं प्रशांत गुप्ता जी का वेलकम करता हूँ और उनको ये कांग्रेचुलेसन भी करता हूँ, क्योंकि वो 2019 में पोस्टल असिस्टेंट के पद पर सिलेक्टेड हुए हैं। और आप लोगों को बता दें कि प्रशांत गुप्ता जी मेनली धनबाद से बिलोंग करते हैं और उनका टायर 1 में 189 मार्क था और टायर 2 में 57 मार्क था। तो टायर 1 में अगर हम देखें तो काफी अच्छा मार्क था। और हम आज यही चीज डिस्कस करेंगे कि एक न्यू कमर जो है, एक नया बच्चा जो है एसएससी की तैयारी करने आता है तो उसको क्या क्या दिक्कतें होती है और क्या क्या कैसे कैसे तैयारी शुरू करना चाहिए, इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तो चलिए प्रशांत जी लेट्स स्टार्ट। आपका स्वागत है। मेरे तरफ से वेलकम थैंक यू प्रशांत सो आपको, मच। और कंग्रेचुलेसन फॉर क्रैकिंग द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। अब दोनों आनंद को, है ना, फॉर इनवाइटिंग आनंद मी इन दिस आनंद है इस वीडियो में। प्लेटफॉर्म। चलिए तो प्रशांत जी सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि देखिए एसएससी में होता क्या है कि 60 मिनट होते हैं और 100 क्वेश्चंस करना होता है। तो ये कितना चैलेंजिंग है एक तरह से बच्चों के लिए? देखिए चैलेंजिंग है, मतलब न्यू कमर अगर जो है जो फर्स्ट टाइम दे रहा है उसके लिए तो चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर मॉक हम अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, ठीक है, बिल्कुल। तो फिर 60 मिनट में 100% देखा जा सकता है। जी हाँ। तो प्रशांत जी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका ये कौन सा टाइम था CHSL में? ये मेरा एक्चुअली थर्ड अटेम्प्ट था ओके ओके। CHSL तो का। आनंद, चलिए अब अगला क्वेश्चन आप पूछिए। तो प्रशांत आप मुझे बताएं कि जैसे आप जानते हैं सिलेबस है, इसमें मेनली पूछी जाती है रीजनिंग, GS, मैथ्स और इंग्लिश। लेकिन ज्यादातर जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, आई थिंक मेरे अनुसार GS में ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये 25 क्वेश्चन बस देखने के लिए होते हैं, लेकिन ये 25 क्वेश्चन इतने डायनेमिक होते हैं कि इनको कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो प्रशांत आप मुझे स्ट्रैटेजी बताएं कि GS को आपने कैसे कवर किया। नहीं देखिए, ये तो है कि जीएस को थोड़ा अभी डायनेमिक होता जा रहा है और बिल्कुल अभी वो पैटर्न को लगातार वो चेंज करते जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो वो तो दिक्कत आता है। जी बट जी। जीएस को प्रिपरेशन के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाया है कि ओके। मैंने सारा प्रीवियस क्वेश्चन को जी पैटर्न को पकड़ा पहले कि हाँ एग्जाम में बिल्कुल। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, उसका मैंने एक पूरा लिस्ट बनाया। देन जी जी। उसके बाद में उसको कवर करते गए, चाहे सीए में करंट अफेयर है या फिर पॉलिटी रहे, फिर हिस्ट्री रहे, तो सब में बिल्कुल मुझे देखा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन ठीक है, बिल्कुल रिपीटिव पैटर्न में आ रहा है। तो उसी बिल्कुल। तरह मैंने पॉलिटी का आर्टिकल वगैरह किया कि एक मैंने अपना नोट्स बनाया जो मैंने जी लास्ट टाइम रिवीजन के लिए रखा, जी जी। पॉलिटी का, मिडिवल का, फिर देन ये एंशियंट हो गया, आपका मॉडर्न हो करंट गया। अफेयर, हाँ। हाँ एग्जैक्टली, मॉडर्न करंट अफेयर सबका मैंने एक नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाया। करंट अफेयर तो मैंने बस फॉलो किया कि अपना डेली बेसिस पे देखना है करंट अफेयर आधा घंटा और उसको रिवीजन करना है। हम्म एक्चुअली मैं क्या करता था, सुबह में देख लेता था वीडियो, देन हम्म रात में उसका क्वेश्चन को रिवीजन कर लेता था, उससे क्या होता था करंट अफेयर आपका अच्छे से हो जाएगा। हम्म। और ये मुझे दिखा कि एक ईयर का करंट अफेयर करना इंपॉर्टेंट है जो अभी करेंट। पूछ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अभी भी फिलहाल जी आनंद, 24 तो से एग्जाम जो चल जैसा रही कि है, हम आपको 24 जी से हाँ। जो एग्जाम चल रही है उसमें भी देखने को मिला है कि मतलब जो करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है वो लगभग 1 साल को टच कर ले रहा है, 1 ईयर को टच कर ले रहा है। और तो हम्म। एक 1 ईयर की करंट अफेयर्स जरूरी है। क्या बोल रहे थे आनंद, हाँ प्लीज कैरी ऑन। जी, आनंद हम बताना चाहेंगे कि मैंने अपने भी इंटरव्यू में ये बात जरूर बोला था कि एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है, इसका हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, जिससे वो पैटर्न पता चलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं कि रीजनिंग जो है आजकल एसएससी में यह भी देखा जा रहा है कि मैथ थोड़ा सा मतलब बच्चे से बन जा रहे हैं, लेकिन रीजनिंग क्या हो रहा है कि डायनामिक फिर से रीजनिंग होते जा रहा है और मतलब दिन पर दिन ये टफ होते जा रहा है पीसीएस के द्वारा। तो इसका आप कैसे बच्चों को बताएंगे कि कैसे शुरुआत करना चाहिए और कैसे लेवल अपना बढ़ाना चाहिए? देखिए रीजनिंग में अगर देखा जाए तो 20 क्वेश्चन इजी रहेगा, लगभग आप वन वन गो में कर सकते हो, ठीक है। हम्म 5 to 6 क्वेश्चन तो मुझे तो ये लगता है सबसे पहले आपको ये मायने रखता है कि आप जल्दी वन गो में जितना अच्छा क्वेश्चन कर सको आप, ठीक है, क्योंकि उसके बाद अगर आप एग्जाम में फिर सारे क्वेश्चन को गो थ्रू कर लिया 100 क्वेश्चन को, देन आपके पास टाइम बचेगा, देन आप 5 to 6 क्वेश्चन जो आपका टफ लग रहा है उसको, आपका दिमाग में आपका प्रेशर रिलीज हो चुका होगा, तो फिर जाकर आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये जी इंपॉर्टेंट। तो प्रशांत जी हम ये पूछना चाहेंगे कि अगर
वन गो में बच्चा 20 क्वेश्चन करना चाहता है, तो इसके लिए कितने टाइम की कम से कम जरूरत है 20 क्वेश्चन करने की? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि है ना, एक्चुअली अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे ग्रुप में जितने लोग हैं वो लगभग बोलते हैं मुझे 20 मिनट लग रहा है, 22 मिनट लग रहा है। तो क्यों लग रहा है? क्योंकि वो बताते हैं मुझे कि वो क्या करते हैं कि टफ क्वेश्चन को भी वो करने लग जाते हैं। ठीक है, कि जहाँ वन गो में नहीं हो रहा फिर भी उसको बना रहे हैं, बार-बार बना रहे हैं। तो मेरा स्ट्रैटेजी ये रहता था कि 15 मिनट्स में मुझे रीजनिंग से निकल जाना है। चाहे मेरे पास 19 क्वेश्चन बने, 18 क्वेश्चन बने, 20 क्वेश्चन बने। क्योंकि मुझे पता रहता था कि अगर मैं इस टाइम ये यहाँ से निकल गया तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा 5-10 मिनट लास्ट में, जो मैं उस पे यहाँ डिवोट कर सकता हूँ और वहाँ पे मुझे बेनिफिट मिल सकता है, जो कि मुझे एग्जाम में मिला एक्चुअली। बिल्कुल। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लोग सोचते हैं कि एक बार में अगर रीजनिंग को सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा सॉल्व करके ही आगे के नेक्स्ट सेक्शन में जंप करेंगे, और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर या देती तो है। बच्चों को ये चीज सीखना बहुत जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन अवॉइड करो और कौन सा क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो इससे क्या होगा कि एक टाइम बचत होगा और आप एक ही टाइम में सारा क्वेश्चन कर पाएंगे, जो भी पहले टाइम में बनने वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सारा। बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन पे हम आएंगे कि प्रशांत जी, आप हमें ये बताएं कि मैथ्स में जो है एडवांस मैथ और जो अर्थमेटिक मैथ है उसका रेशियो क्या रहता है? अभी भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं किसका अगर वेटेज ज्यादा रहता है? नहीं, अगर देखा जाए तो देखिए, एडवांस मैथ और अर्थमेटिक दोनों लगभग इक्वली वेटेज का है। 10 से 12 क्वेश्चन आपका एडवांस रहेगा, 12-13 क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक रहेगा। ठीक है, तो वेटेज दोनों का सेम रहता है, सिर्फ ये रहता है कि अर्थमेटिक तो कैलकुलेटिव आ रहा है, इसमें लोग फंसते हैं। ठीक है, बस, नहीं तो फिर सही है दोनों। हाँ, पहले जो जी हाँ, पैटर्न तो हुआ करता अर्थमेटिक था ऐसे कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो उसके लिए आप बच्चों को क्या सजेशन देना? हाँ, देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है कि हर कोई यही सेशन देना चाहेगा, और ये करते भी हम लोग भी करते हैं कि हाफ एन आवर कम से कम डेली ये हम लोग को प्रैक्टिस में करना है कैलकुलेशन का, ताकि वो इम्प्रूव कर सके। और दूसरा चीज कि जब तक आप एक क्वेश्चन को बार बार आप नहीं देखोगे ना, तो आपको एक क्वेश्चन को बार देखने से क्या होता है, मुझे बहुत तरह से मिलता है कि मैं क्वेश्चन को किस किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, डिफरेंट आइडियाज मिलते हैं, तो हाँ लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन पे इस तरह से भी जाया जा सकता है। ठीक है, तो वो थोड़ा प्रैक्टिस आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मेहनत कर रहे हो वहां पे, और डेली हाफ एन आवर कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना ही चाहिए। जी, तो बहुत सारे बच्चे का सवाल रहता है क्या कि एडवांस मैथ में होता क्या है कि बच्चे मतलब सोच नहीं पाते हैं कि कैसे या किस क्वेश्चन को डील करें। कोई मान लीजिए कि कोई ऐसा जो चित्र वाला क्वेश्चन आ गया, तो उसमें कहाँ से परपेंडिकुलर डाले, कहाँ से कौन सा एंगल निकलेगा, ये सारी चीज जो है दिक्कत होती है बच्चों को। तो वो मतलब माइंड को क्रिएटिव कैसे बना एडवांस में, खासकर ज्योमेट्री में और अलजेब्रा जैसी चैप्टर में? हाँ, नहीं, ये चीज है ना, ज्योमेट्री और अलजेब्रा भी सबसे पहले मैं तो ये बोलूंगा कि आप प्रॉपर इसका पढ़ाई करिए, मतलब आप सिलेबस कंप्लीट करिए, प्रॉपर तरीके से अपना नोट्स बनाइए, देन उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए। और अभी तो सोर्सेज का कमी नहीं है, यूट्यूब वगैरह में बहुत सारे सोर्सेज है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब आपको दे देंगे, बना हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको पूरा बुक है आपके पास। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग है ना एडेप्ट कर लेगा कि हाँ, इस तरह से बनता है। ठीक है, जैसा भी सिमिलैरिटी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो जब तक हम वो चीज को आनंद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। हाँ, जी, तो तो आनंद आप अगला क्वेश्चन पूछिए। जैसे कि प्रशांत आप बताएं कि मतलब बहुत सारे रिसोर्सेस है, लेकिन और अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो आनंद मुझे ये बताए कि मतलब एक न्यू स्टूडेंट है तो उसे कितना वक्त लग जाएगा कम से कम अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए और अपने आप को मतलब उस रूप में डालने के लिए कि वो एग्जाम दे सके और एग्जाम क्रैक कर सके, कितना वक्त लग सकता है आई थिंक अकॉर्डिंग टू यू? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करना आता है तो उसको लगता है कि क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्या होता है ना कि स्टार्टिंग करने में बहुत मन लगता ही नहीं है, करे प्रिपरेशन। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर वो डिवोटी बने 6 से 8 महीना अगर वो अच्छे से प्रिपरेशन करता है, जो कि मतलब कंसिस्टेंट ट्रैक है, ये नहीं बिल्कुल कि बस बिल्कुल। 1 महीना किए फिर छोड़े फिर किए। तो अगर 8 महीने प्रिपरेशन अच्छे से करता है, ठीक है, हम्म। और प्रॉपर अपना सारे नोट्स बनाते हुए, सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करते हुए, देन इनफ है, 8 महीने इनफ है कि वो अपना प्रिपरेशन कर लेगा, और फिर हाँ, वो प्रैक्टिस करे मॉक वगैरह। सबसे बड़ी बात तो मेरे अकॉर्डिंग भी यही लगती है कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले बात कि आपकी कंटिन्यूटी बना होना जरूरी होती है। जैसे आज थोड़ा सा पढ़ लिया हाँ और कल पढ़े ही नहीं, तो ये आपकी जो बीच की जो गैप है वो आपको खल जाती है और आगे चल के प्रॉब्लम होगी। ओके। हाँ हाँ। जी, प्रशांत नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन पे हम आएंगे कि इंग्लिश में क्या होता है कि बच्चों को बहुत मतलब एक न्यू कमर जो बच्चा है उसके लिए वोकेबुलरी जो होता है उसको कवर करना, इडियम जो होता है, वन वर्ड सब बहुत होता इश्यू है, होती है क्लोज, इंग्लिश ये में, ये तीनों सबसे ये ज्यादा चारों प्रॉब्लम। चीज जो होता है इसको कवर करना काफी ज्यादा एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो उसके लिए आप बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे या फिर सोर्स क्या क्या बताएंगे? हाँ, देखिए, अगर मेरे लिए वो कैब एक चैलेंजिंग था, क्योंकि मुझे भी वोकैब याद करना मतलब उतना सारा वोकैब देख के ही लगता था अजीब। तो मैंने एक छोटा छोटा टारगेट सेट किया
ठीक है, जैसे मैंने केडी कैंपस नीतू सिंह का, नीतू मैम का है, तो उसको मैं सबसे पहले क्या किया, डेली हम लोग 30 क्वेश्चन कर देते हैं। 30 क्वेश्चन को डेली प्रोसीड किए, 30 क्वेश्चन किए, फिर रिपीट किए उसको, अगले दिन 60 क्वेश्चन, 30 नया और प्रीवियस पुराना। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रीवियस वाला रिवाइज भी कर। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस। तो अभी अभी तो ब्लैक बुक भी आ गया है, तो बहुत अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन हमको एक मिल जा रहा है उसका कलेक्शन। ठीक है, तो डेली अगर हम छोटा छोटा टारगेट बेसिस पे काम करें ना, तो वो कैब हमको लगता है 2 से 3 महीने में ना बहुत अच्छा, हम आई थिंक 2000 या 3000 वो कैब याद कर चुके होंगे। या मतलब आपका इम्पोर्टेंट है। टारगेट छोटा छोटा होना चाहिए, लेकिन अगर लगातार है तो वो एक छोटा चीज एक बंच बन जाता है और एक वो आपके लिए यूजफुल हाँ, होती है। तो टारगेट हमेशा छोटा ही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आनंद। तो आनंद आप अगला क्वेश्चन। नहीं, आप पूछ लो क्या। ओके, हम्म, ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ कि जैसा कि हम लोग देख ही चुके हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप बात नहीं करेंगे कि बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए कि नहीं। लेकिन आपसे ये पूछना चाहेंगे कि मॉक टेस्ट कब से बच्चों को देना चाहिए, कब से देना स्टार्ट कर देना चाहिए? नहीं, अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वीक में एक मॉक देना चाहिए, जैसे स्टार्टिंग फेज में ही, क्योंकि उनको ये पता जी, चलेगा कि हम कहाँ पे थोड़ा सा मतलब अभी से स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो हम कौन कौन चीज मेरा अच्छा है, कौन सा खराब है, उसको तुरंत पता चल जाएगा वहां पे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग को बेसिक नहीं पता रहता है, 12th के बिल्कुल। बाद तो हम लोग हाँ, बेसिक तो सबको पता रहता है, वही होता है कि प्रैक्टिस करने के बाद बहुत सारी चीजें बाहर निकल कर आती है कि कमी क्या है, हाँ, मजबूती क्या है, तो उस पर बच्चे काम करते हाँ, तो ये अगर अगर मतलब कि हफ्ते में एक मॉक दे, और फिर जब प्रिपरेशन पूरा हो जाए एग्जाम के 1 महीना पहले, तो उस टाइम फिर रिपीटेड मॉक दे, डेली दे, तो वहां पे प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो सकता है। आनंद, जैसे कि हम लोग हैं। एग्जाम तो पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि मतलब टेस्ट देना इसका भी जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग को ये पता चल जाती है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट क्यों करना है। आई थिंक इट इज द मोस्ट मोस्ट अटेम्प्ट कैसे इम्पोर्टेंट थिंग। करना है, कहाँ से करना यस यस, क्योंकि है। आपको जी हाँ, कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट को आप यूटिलाइज कैसे करते हैं, आपको आई थिंक मॉक टेस्ट देने के बाद ही आपको पता चल पाएगी। हाँ, हम्म, तो प्रशांत जी, होता क्या है कि बच्चे नए नए जब एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम में जब घुसते हैं, तो जब वो पेपर देखते हैं तो उनको ये भी पता नहीं चलता है कि पेपर हार्ड है या फिर इजी है या फिर मॉडरेट लेवल का है। तो वो बच्चे कैसे समझे कि पेपर हार्ड है या फिर इजी है? नहीं देखिए, अगर ये तो है कि एक 1 गो में आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो आपके लिए तो इजी हुआ वो, लेकिन इजी जहां हुआ। आपको टाइम जी लग जी, रहा है, वो तो टिपिकल हुआ। जी हाँ। तो हाँ, वहां पे अगर बच्चा संभल जाए ना कि एक मैं टिपिकल क्वेश्चन अगर हमको लग रहा है कि 1 गो में नहीं बन रहा है, ठीक है, तो एक क्लैसिफाई कर ले, 1 गो में जो जो बनते जा रहा है उसको बना ले, लास्ट के लिए जो छोड़ दे, क्योंकि अभी तो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल रहा है, बिल्कुल तो वहां बिल्कुल। पे जी जाके हाँ, जी, वो अगर टफ कंटेंट टफ ले क्वेश्चन सकते आ हैं। रहा है तो नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिल जा रहा है। हाँ, तो जितना गलत क्वेश्चन कम मारे। अभी तो ये भी देखने जी, को तो मिल जाता है कि जो टीसीएस एकदम आपके जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, किसी का एक पोर्शन हार्ड रहेगा, कोई एक पोर्शन इजी रहेगा। तो किसी किसी को अगर फर्स्ट पोर्शन अगर इजी मिल गया तो इजी में लग गया, किसी किसी को अगर हार्ड मिल गई तो वो पूरा अपना समय उसी हार्ड सेक्शन में रख देगा, ये नहीं जी, कि और दूसरा वैसे सेक्शन में में होता जंप क्या है करे। कि एग्जाम थोड़ा सा गड़बड़ चला जाता है। हाँ, वही खराब चली जाती है। तो ये हाँ, एक्सपीरियंस मेरे साथ भी तो हुआ है, इसका मुझे पता है कि एक्सपीरियंस प्रशांत हो जी, गया। आप ये बताइए कि आपका मतलब पर्सनली आपका क्या स्ट्रेटजी रहा था एग्जाम में कि कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन लास्ट में करना ये मेरा स्ट्रेटजी रहा है कि मैंने मॉक से स्टार्ट किया था कि मुझे रीजनिंग पहले करना है। ठीक हम्म, है, है? क्योंकि जी, रीजनिंग है, मुझे पता है कि रीजनिंग अगर एक एक वन को बन गया तो मेरे लिए बेस्ट हो जाता है, मेरे लिए 50 मार्क्स। ठीक है, बट अगर उसके बाद फिर मैंने 2 सेक्शन को चूज किया, जीके एंड इंग्लिश, क्योंकि ये तीनों सेक्शन क्या होता है ना कि हाफ एन आवर में करने के बाद आपका 150 नंबर आपके हाथ में है, उसमें आप जितना लाओ। जी, ठीक है, देन फिर हाफ एन आवर आपके लिए मैथ्स के लिए, तो फिर मैथ्स के लिए आपको हाफ एन आवर इनफ है। एक टफ क्वेश्चन भी रहा तो कम से कम 20 से 22 आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये मेरी स्ट्रेटजी जी, रहा है कि हाँ, स्टार्टिंग में पहले तीनों सेक्शन कवर कर लो, देन मैथ्स बाद में, क्योंकि वो मे भी कैलकुलेटिव दे दे, नहीं दे दे, तो मेरे लिए बेनिफिट है कि 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुका है मेरा। जी। तो प्रशांत जी, हम अगला क्वेश्चन पे आएंगे कि बच्चों को क्या होता है कि एक्चुअली वो उनका शिकायत रहता है कि टायर 2 में हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो हम्म आपका 57 मार्क्स जो था टायर 2 में एक अच्छा स्कोर है, तो आप ये बताएंगे कि आपने ये इसका प्रिपरेशन टायर 2 का कैसे किया और टॉपिक्स कहाँ से कवर किए, कहाँ से कवर करना चाहिए टॉपिक जो एग्जाम में डायरेक्ट टकरा जाए? देखिए, टीयर 2 का प्रिपरेशन तो मतलब मैंने अरिहंत का बुक है, तो उसमें लगभग जो जनरल टॉपिक है, क्योंकि मुझे ना क्या होता है कि मैं पैटर्न को तो ऑब्जर्व करता हूँ, तो 18 से मुझे पैटर्न दिख रहा था कि वो जनरल टॉपिक पूछ रहा है, जब से टीसीएस आया तो जनरल टॉपिक पूछ रहा है, तो मुझे ये करना था कि मुझे जनरल टॉपिक कवर करना था। ठीक है, तो जी, अरिहंत का डिस्क्रिप्टिव का बुक है, और एक पिनाकल का भी है, तो वो दोनों के जरिए मैंने जनरल टॉपिक कवर किया अच्छे से, और थोड़ा करंट अफेयर्स का न्यूज वगैरह में
थोड़ा उसको रिलेट करके लिख के एक नोट्स बनाया था, ठीक है, देन वो मुझे बेनिफिट किया वहाँ। Sure. यहाँ तो हम जैसे बच्चों को बता सकेंगे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में करंट अफेयर को रिलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होता है कि आंसर में आपका एक एनरिचमेंट हो जाता है और 2-4 मार्क्स एक्स्ट्रा जरूर मिल जाते हैं आपको। हाँ तो कभी कभी होता है क्या कि बच्चे निगेटिव मार्किंग ज्यादा कर लेते हैं टायर 1 में, तो इसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, कैसे इसको अवॉइड करें कि कम से कम निगेटिव मार्क? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेनली देखा गया है कि जीके में सबसे ज्यादा नेगेटिव सब करते हैं, क्योंकि मैथ्स पे एक आंसर आ रहा है तो कर रहे हैं, ये रीजनिंग में थोड़ा रिस्क होता है, इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन जीके में सबसे ज्यादा। तो मुझे ये लगता है कि आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो रिस्क अगर लेना है तो 5-6 से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर रहे हो विदाउट एरर, तो इट इज अ गुड स्कोर। जी हाँ, विदाउट एरर अगर 75 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 150 मार्क्स 200 में काफी अच्छा मार्क्स होगा। और अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो फिर उसमें भी 8-10 मार्क्स 20 बेनिफिट मार्क्स मिल। जैसा पेपर हो वैसा बढ़ ही जाते हैं। तो हाँ बच्चों को रिस्क नहीं लेना चाहिए ज्यादा, बहुत कम लेवल का हाँ रिस्क लेना चाहिए। तो प्रशांत जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि अभी एसएससी सीएचएसएल का टायर 2 का रिजल्ट भी आया और बच्चे टाइपिंग का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो आप ये बताएंगे कि एग्जाम में मतलब टाइपिंग एग्जाम में जाने से पहले बच्चों का कितना स्पीड होना जरूरी है? अगर 35 कहाँ पे खोज रहा है तो यहाँ पे कितना स्पीड होना जरूरी है, और स्पीड को कैसे बढ़ाए, और मैटर कहाँ से लाए प्रैक्टिस? हाँ, देखिए यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइपिंग के लिए ना बहुत बार होता है कि हम लोग को समझ में नहीं आता है कहाँ से करें प्रिपरेशन, ठीक है। जी तो टाइपिंग के लिए सबसे पहले कि अगर आप प्रिपरेशन करके जा रहे हो तो 45 मिनिमम आपका स्पीड होना चाहिए, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट फील करोगे वहाँ पे। और टाइपिंग सब कॉन्फिडेंट का गेम है, अगर कॉन्फिडेंट में हो जी आप हाँ, तो जी टाइपिंग हाँ, आपका अच्छा जहाँ तक जाएगा। मेरा भी अनुभव है, मैं भी यही कहूंगा कि हाँ टाइपिंग जो है कि कॉन्फिडेंट का गेम है। अगर आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट है तो आप अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो फिर मतलब क्या होता है कि वहाँ जब एक हाँ बार में एक-एक शब्द जब बच्चे टाइपिंग करते हैं तो जो आवाज़ आती है ना, उससे बच्चे उससे घबरा आदमी जाते को हैं कि घबराहट अरे! हो जब हाँ कहीं हम पीछे पड़े जा रहे हैं। तो बगल ऐसे में में जब होता क्या है कि आवाज आती है कॉन्फिडेंस तो डाउन हो उससे जाता है। लगता है कि जहाँ मेरा स्पीड तो कम हो गया, उस पे ध्यान चले जाती है, इस वजह से खराब हो जाती है। हाँ, जी हाँ, और मेरे नहीं मेरे साथ भी मैंने देखा टाइपिंग है ना। टेस्ट में थोड़ा बहुत ये हुआ था। तो मैं घबरा गया था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को सँभाला और उसके बाद फिर टाइपिंग किया तो क्लियर किया मैंने टाइपिंग को। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैटर नहीं, जहाँ तक है, मैटर कहाँ से लाएँ? ये एक सॉफ्टवेयर है सोनी टाइपिंग ट्यूटर, तो जी, वहां पे एक्चुअली वहां पे ना आपका ये 30 एक्सरसाइज फ्री है, तो वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए इनफ है। और वहां पे लाइव टेस्ट डेली होता है, डेली 3 टेस्ट होता है लाइव, सीएचएसएल सीजीएल का, ठीक है। तो अच्छा। आप प्रैक्टिस करिए वहां से, और देन 3 टेस्ट आप लाइव अगर देते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको पता चलेगा कि आपका स्पीड ऑल इंडिया रैंक, और वहां से प्रैक्टिस आपका अच्छा हो जाता है। तो सोनी टाइपिंग मेरे लिए मुझे लगता है बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए। तो जी, आनंद, तो मेरे पास जितना क्वेश्चन था मैंने उसको कवर किया, तो आपके पास अगर कुछ कोई क्वेरी बचा हुआ है तो आप नो पूछिए नो प्रशांत जी से। ओवरऑल एक्सपीरियंस जो रहा प्रशांत के साथ काफी वंडरफुल रहा। आई थिंक ये सारी यहाँ क्वेश्चंस थे काफी जो अच्छा सारी डिस्कशन रहा, और हम मुझे लगता नहीं, है कि बच्चों को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, जो न्यू कमर है खासकर उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि यस यस प्रशांत जो है अभी सीजीएल का भी तैयारी कर रहे हैं और आगे चल के वो सीजीएल निकालेंगे, मेरी यही कामना है। और बिल्कुल क्या है निकलेगी। कि करंट में ये 2019 में ही सिलेक्टेड हुए हैं, तो इनका इनका जो स्ट्रेटजी है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी डायनामिक पैटर्न आते जा रहा है और बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है। तो करंट में जो अनुभव है प्रशांत जी का, वो बच्चों के साथ शेयर करने के बाद बहुत ज्यादा बच्चे को फायदा होगा। तो चलिए हम इस सेशन को एंड करते हैं आनंद। इनके साथ काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वंस अगेन प्रशांत, थैंक यू सो मच जो आप थैंक यू यहाँ सो पर मच। और अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। जी, और आप और लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करें। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सब्सक्राइब मतलब शेयर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि बच्चे को बेनिफिट मिलेगा एक्चुअली में। हम लोग का मेन मोटिव क्या है कि गांव के जो दूर दूर के बच्चे आते हैं उनको एक सही गाइडेंस देना शुरुआत में ही, ताकि वो भटके नहीं और एक अच्छा मार्गदर्शन पाके सिलेक्शन लेके जाए। तो अगर यही हम बाकी लोगों का मकसद है। और अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं कि क्यों अच्छी नहीं लगी, ताकि हम लोग इम्प्रूव कर सके, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट हियर। सो थैंक यू सो मच प्रशांत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ एक्सपीरियंस और भी शेयर, आपके जो एक्सपीरियंस और भी शेयर किए जाएंगे इस वीडियो के थ्रू। तो मिलते हैं प्रशांत और आनंद आपके साथ भी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू प्रशांत। थैंक यू सो मच फ्रेंड।